हमने कहा था, क्या कहा था? इस देश में चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इस देश में नहीं है। आप और हमारे साथी इलेक्शन से पहले जो हमने 10 दिसंबर को यहीं बैठ के हम दोनों ने ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव और ईवीएम को लेकर, उसमें जो हमने बातें कही थी वो बातें आज सही साबित हो रही हैं। और हमारी बात को सही साबित करने के लिए एक व्यक्ति नहीं, केवल 3 संस्थाएं और उसके अलावा अलग व्यक्तिगत व्यक्ति भी हमारी बात को सही साबित कर रहे हैं। हमने कहा था, क्या कहा था? इस देश में चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इस देश में नहीं है, और इसके लिए इस देश का चुनाव आयोग पूरी तरह से जिम्मेदार है। और आज जो 3 रिपोर्ट सामने आ रही हैं 10 जून की, जो सबसे पहली रिपोर्ट आई द वायर की, जो कहती है 140 सीटों पर गड़बड़ी हुई, वोटें बढ़ाई गई 140 सीटों पर। द वायर की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने आज तक खंडन नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया उसका कोई भी। और अब रिसेंटली जो 2 संस्थाएं हैं उनकी जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है एडीआर की, और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा घातक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि इस देश का इलेक्शन कमीशन देश की 140 करोड़ जनता की पीठ में छुरा भोंक रहा है और बेशर्मी से चुप है, बोल भी नहीं रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। वो इलेक्शन कमीशन। और रिपोर्ट क्या है? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं 543, उनमें से 1 सीट सूरत की, उस पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि बिना चुनाव के वहां व्यक्ति घोषित हो गया। तो 542 सीटों पर जो चुनाव हुआ उनमें से मात्र 4 सीटें हैं, मात्र 4। जिन 4 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली, ना एक कम ना एक ज्यादा। इसके अलावा 538 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा या उससे कम वोटें निकली। और यह इस देश के इलेक्शन कमीशन को डूब के मर जाने वाली स्थिति है जो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये रिपोर्ट है, और इनमें भी 362 सीटों पर वोटें कम, जितनी पड़ी उससे कम गिनी गई। कैसे? अगर आप एक गुल्लक में, बड़ा बढ़िया उदाहरण समझाया रवीश जी ने, कि अगर एक गुल्लक में आप 100 रुपए डालते हो तो 100 ही रुपए तो निकलेंगे। उसमें अगर ज्यादा निकलते हैं तो या तो कोई डालेगा तो ज्यादा निकलेंगे, या उसमें से कोई निकालेगा तो कम निकलेंगे। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। तो ये मशीन है आपकी जिसकी ढोल बजाता रहा इलेक्शन कमीशन। उसमें जितनी वोटें पड़ी वो 4 पे क्यों निकली, बाकी सब पे क्यों जितनी डली उतनी क्यों नहीं निकली? तो 538 सीटों पर जितनी वोटें डाली गई उनसे कम निकली, 362 पर कम निकली, और 176 सीटों पर जितनी वोटें डाली गई उससे ज्यादा निकली। और यही साथ में जो वोट फॉर डेमोक्रेसी, जो महाराष्ट्र की एक संस्था है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। और वो ये कहती है कि जितनी वोटें पड़ी उससे, उसमें 5 करोड़ वोटों की, 5 करोड़ वोटें ज्यादा निकली। 5 करोड़ ज्यादा वोटें, 5 करोड़ वोटों की गड़बड़ी है। और उसका कहना है कि इन 5 करोड़ वोटों से 79 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। 79 सीटों पर। और कितनी बड़ी हैं? ये 3% से लेके 12.5% तक वोटें बढ़ी हैं। 12.5%। कैसे संभव है? जिस दिन वोट पोल होता है उसी दिन रात को लगभग 9 बजे तक सारे आंकड़े आ जाते हैं,
और उसके बाद में आज तो कंप्यूटर का जमाना है, सारा का सारा मशीनों का जमाना है। आप तो टेक्नोलॉजी पे बात करो, आपको पहले की तरह वो तो है नहीं कि वो गिनी जाएंगे वोट है। उसके बावजूद भी जब बैलेट पेपर से होता था तब भी ये आंकड़े आ जाते थे। आपके पास जो आंकड़े आए आपने उस दिन दिए, उसके बाद जो वोटें गिन के आ रही हैं, जो सारी चीजें, उसमें 5 करोड़ के लगभग वोटों की बेईमानी। मैं इसे बेईमानी कहूंगा, कोई तो डर रहा होगा, पर मैं तो बेईमानी कहूंगा। उड़ीसा में 12.48% वोटें बढ़ी। तेलंगाना में, सॉरी आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश में लगभग 12.54% वोटें बढ़ी। कहां से बढ़ गई ये वोटें भाई? 9% असम में, 7.5% के लगभग वहां पे महाराष्ट्र में, 8% पश्चिम बंगाल में, इतनी वोटें बढ़ी हैं। और इसका असर क्या पड़ा है ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसकी वजह से ये जो वोट बढ़ी हैं, इसकी वजह से कितना फायदा हुआ बीजेपी को? बीजेपी को फायदा हुआ, उड़ीसा में 18 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ, 12.5% वोट बढ़ने से। जो महाराष्ट्र है उसमें 11 सीटों का फायदा हुआ। जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसमें 10 सीटों का फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश में उससे 7 सीटों का फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में 6 सीटों का फायदा हुआ। छत्तीसगढ़, राजस्थान में 5-5 सीटों का फायदा हुआ। बिहार, तेलंगाना, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटों का फायदा हुआ। असम में 2 सीटों का फायदा हुआ। और इसके साथ साथ केरल में और आपके अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 1-1 सीट का फायदा हुआ। तो अगर ये 79 सीट जिनका फायदा हुआ, ये 79 सीट जिनमें से जो रिपोर्ट कहती है कि 76 सीटें बीजेपी हार सकती थी, ये सीटें अगर कम हो जाती तो इसका मतलब यह है कि 240 पे जो खड़ी बीजेपी आज है, वो बीजेपी 160 के आसपास सिमट जानी थी। उसकी इससे ज्यादा सीटें नहीं आनी थी। इन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद ये सारी चीजें, और इसमें भी सबसे बड़ा फायदा उसको किस फेज में हुआ है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये भी सब लोगों को जानना जरूरी। सबसे बड़ा फायदा, या यूं कहो कि सबसे बड़ी धांधली जो हुई वो हुई सेकंड फेज में। सेकंड फेज में आप कभी सोच नहीं सकते, सेकंड फेज में उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ, 8 की 8 बीजेपी जीत गई। जो राजस्थान की 10 सीटों पर, 13 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें से 10 सीटें जीत गई। जो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव हुआ, 6 में से 6 जीत गई। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हुआ, 14 में से 12 जीत गई। ये सेकंड फेज की है। केरला में 1 सीट पे जीत गई, 14 पे तीसरे नंबर पर रही। यह है स्थिति, यह है वो बेईमानी जिसका जवाब इस देश का बेशरम इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा। एडीआर ने भी पूछा है लिख के, और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी पूछा है, और सबने आंकड़े दिए हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअल लोग जो हैं उन्होंने भी दिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एडीआर को, छोकर साहब को, उनकी पूरी टीम को, और वोट फॉर डेमोक्रेसी उनकी पूरी टीम को, उन तमाम साथियों को, और इसके अलावा द वायर को, और इसके अलावा अलग जो इंडिपेंडेंट लोग, और विशेषकर एडीआर की टीम में जो पूनम अग्रवाल हैं, मैं नाम लेके कोट करना चाहता हूं, पूनम अग्रवाल। मैं उनका विशेष रूप से, देश को उनका आभारी होना चाहिए, देश उनका आभारी है। उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके, उन्होंने ही बताया था 2019 के चुनाव में 373 लोकसभा सीटों पर या तो 8,000 से 18,000 वोटें हैं, तो कम पड़ी है ज्यादा पड़ी, और ये सारी चीजें सामने आ गई। अब ये तो सारी चीजें आ गई सामने, हल्ला मच रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा, बेशर्मी से चुप बैठा है। अफसोस इस बात का है कि इतने आंकड़े आने के बाद और ये सब कुछ सिद्ध होने के बाद कि बीजेपी को इस देश की जनता ने किसी भी हालत में मैंडेट दिया ही नहीं, बहुमत दिया नहीं, और वो बेईमानी से सरकार बनाकर बैठे हैं। बजट भी, पहला बजट भी पास कर दिया उन्होंने, वो बजट जो है, और उसमें जिसमें बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का, इस देश के मध्यम वर्ग का और निम्न वर्ग का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। जिनसे आप मैक्सिमम टैक्स ले रहे हो उनको कुछ नहीं दे रहे हो, और जिन यारों की आप गुलामी कर रहे हो, सरकार जिनकी गुलामी कर रही है, सब कुछ उन्हीं की झोली में डाल रही है जो पूंजीपति है। सो ऐसी बेईमान सरकार जो बेईमानी से बनी है,
जिस सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। मैं मानता हूं कि पूरे विपक्ष को इस मसले को लेकर कांग्रेस ने तो इस पे पीसीबी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन क्या कांग्रेस ने आंदोलन की बात कही? क्यों नहीं कही? आंदोलन नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, या और जो पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि उनके यहां भी तो जो सीटें हैं उसके हिसाब से जो जीती गई हैं, 10 सीटें तो वेस्ट बंगाल में भी जीत ली इन्होंने बेईमानी से। तो इन सब पार्टियों को, जितने भी विपक्ष की पार्टियां, इनको मिलकर सड़क पर आंदोलन नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जो बेईमानी है वो सामने है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेके इस बेईमान सरकार को तत्काल बर्खास्त करके इस देश में दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराने चाहिए? दोबारा चुनाव आयोग तो ये कह देता है ना कि जितने भी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो मोदी विरोधी लोग हैं, वो सिर्फ मोदी से नफरत करते हैं, इसलिए हर बार ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं या चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाते हैं। मोदी या इलेक्शन कमीशन हमारे लिए कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका हम विरोध करें, हम उन्हें विरोध के लायक भी नहीं समझते, लेकिन उनकी गलत नीतियों और उनके कार्यों की वजह से हमें उनका विरोध करना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है। हमें कोई उनसे वो लेना देना नहीं व्यक्तिगत। वोटिंग होती है सर, चुनाव होता है, गिनती होती है, सब कुछ वीडियोग्राफी होती है। तो सर आप लगातार आंदोलन चला रहे इतने दिनों से, तो आपको क्या समझ में आया, कैसे गड़बड़ी हुई है, कैसे क्या होता है? देखिए, जो भी कुछ होती है, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि होती है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में है। क्या सब जगह होती है? और अगर होती है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी शाख बचाने के लिए इस देश के 140 करोड़ जो लोग हैं और इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं, उनके मान सम्मान को, उनके वोट की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनके बचाने के लिए वही है जिम्मेदार, सामने नहीं आना चाहिए, सारी बातों को साफ बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। जब ये सारे सबूत आ रहे, इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है, किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो क्यों जवाब नहीं दिया? और क्या सुप्रीम कोर्ट को, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक ईमानदार जज की अध्यक्षता में इस पूरे मसले को, जिस कदर बेईमानी हुई है, जिस तरह से अब लगभग 5 करोड़ वोटों की गड़बड़ी आ रही है, जिस तरह से 338 सीटों पर या तो वोटें 538 लोकसभा सीटों पर या तो वोटें कम है या ज्यादा हैं, इस सब को लेते हुए एक जबरदस्त इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? और जो भी दोषी हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, और साथ में जो भी हैं, उन सबको जेल में नहीं भेजना चाहिए? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर इलेक्शन कमीशन ने ये सब कुछ किया है, इसके लिए जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, तो किसके कहने पे किया? कोई तो होगा। इलेक्शन कमीशन का कोई रिश्तेदार तो कोई इलेक्शन लड़ नहीं रहा था, होगा तो 2-4 सीटों पे होगा, लेकिन किसके कहने पे किया? इतनी बड़ी धांधली किसके कहने पे है? इतनी बड़ी गड़बड़ी किसके कहने पे? स्वाभाविक है, जो सरकार थी उस सरकार के कहने पर है ना। तो उस सरकार की गुलामी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी धांधली की है जिसका जवाब नहीं दे रहा। ऐसे इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूं कानून के तहत अपराधी घोषित करते हुए, यह देशद्रोह से कम नहीं है। ये जो काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, अब आप लोग उसको क्या दंड करेंगे? मिले। आंदोलन करेंगे और इस देश की सरकार को बर्खास्त करने के लिए आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन केवल ईवीएम के लिए नहीं होगा, यह आंदोलन होगा इस देश की सरकार को बर्खास्त करने के लिए आंदोलन। क्योंकि हमें मालूम है विपक्ष बैठा है, विपक्ष बोल नहीं रहा। विपक्ष को बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो उसी की बननी है, उसको सबसे बड़ी पहला आवाज उठानी चाहिए। दूसरा आ रहा सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा, तो बात किस पे आ जाती है? बात तो भैया जनता पे आ जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम नहीं जानते कितना सफल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लोग साथ देंगे तो सफल होगा, पर यह असली दिक्कत किसकी है, ये परेशानी किसके सामने है, कौन इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है? वो है इस देश की मासूम जनता, जिसके हक को लूटकर बेईमान सत्ता में बैठे हैं और इस देश की जनता का खून चूस रहे हैं। सर आप कह रहे कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी नहीं दी, टीएमसी ने नहीं किया, आपको जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़े, आपने बात करी अखिलेश यादव जी से? अभी मेरी बात इस विषय पर हुई नहीं है। मैं पहली जो है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में हूं। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी मुझे समय दें, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि यह सब इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इस विषय पर न केवल आप बोलें बल्कि सड़क पर आंदोलन करें। मेरा प्रयास रहेगा माननीय अखिलेश जी से बात करने का। देख, अगर वो करते हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है।
अगर नहीं करते हैं तो ये दुखद ही रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को जिस तरह से लूटा जा रहा है और लूट के जिस तरह से बेईमानी सरकार बनाई जा रही है, विपक्ष जो पार्लियामेंट में इतने मुखर होकर बोल रहा है, वो सड़क पर क्यों नहीं लड़ेगा इसके खिलाफ? इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी बेईमानी होने के बाद क्यों चुप बैठा रहे? ओके, मैं इस बात का जवाब मेरे से कहीं ज्यादा बढ़िया आदरणीय डीसी कपिल साहब देंगे। कपिल साहब दो ना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये जो है ये उन्हीं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में लगातार, ये देंगे जवाब। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं लोग अभी समझ नहीं रहे। पिछले कुछ वर्षों से हर कंपटीशन में एक कट ऑफ लाइन बनाई गई है, ठीक है? अगर आप उस कट ऑफ लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में आप जो है पात्रता साबित नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम पीछे रह गए, तो उसके जिम्मेदार पीछे रहने वाले हैं या जो आगे निकल गए वो जिम्मेदार हैं? भाई, देश एक ही दिन आजाद हुआ, देश में एक ही दिन संविधान लागू हुआ और देश में एक ही दिन आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। जिन लोगों ने बाबा साहब के आदेश को मानकर और अपने जातिवर पेशों को छोड़कर शिक्षा पर ध्यान दिया और एजुकेशन में आगे निकल गए, उनको वो लाभ मिला, उनको पात्रता की वजह से लाभ मिला। और जो लोग आज भी नहीं पढ़ पाए, जो लोग आज भी ये कहते हैं कि ये झाड़ू है, ये मेरा गर्व है, कलम को गर्व नहीं झाड़ू को गर्व कहते हैं, और आज भी वो उसी की पूजा करते हैं, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में खुद और अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाए तो इसके लिए दोषी आगे बढ़ने वाले लोग हैं या वो स्वयं हैं, ये आज कैलकुलेशन होनी चाहिए। सर, जो आप बात कह रहे हैं कि एक लिमिट है कि भाई इससे कम अगर आपके नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, भले ही आप आरक्षण के हिसाब से आपकी सीटें 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, हाँ। वो सीट आपको नहीं मिलेगी। फिर वो सीट किसको मिलेगी? क्या वो एससी में दूसरी कैटेगरी? यस, वही बताने वाला हूं। प्रोविजन ये है, अगर कंपिटेंट लोग नहीं मिलते, सुटेबल लोग नहीं मिलते, तो उन पदों को, उन सारी रिक्तियों को 6 महीने बाद डी रिजर्व करके जनरल से भर दिया जाता है। 50 सालों से इस देश के अंदर यही होता रहा। जब पूरे एससी वर्ग के अंदर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते थे और उस क्रॉस लाइन को क्रॉस करने वाले नहीं मिलते थे, तो जितनी भी वैकेंसियां निकलती थी उन सारी वैकेंसियों को डी रिजर्व करके उन वैकेंसियों को जनरल सामान्य श्रेणी से भर दिया जाता था। अभी भी वही होगा, क्योंकि उन वर्गों में जो अपने आप को महादलित कहते हैं सपोज, और वो एजुकेशन के हिसाब से उस स्तर पे नहीं है, तो जब वहां नहीं पहुंचेंगे वैकेंसी खाली रहेंगी। वैकेंसी खाली रहेंगी तो उनको 6 महीने बाद जनरल से भर दिया जाएगा। यानी कि उन अनकम्पिटेंट लोगों के हिस्से को खाने का और उसको जनरल की कैटेगरी में तब्दील करने का एक रास्ता ये सरकार ने बनाया। अब सवाल ये है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर कुछ लोग पीछे रह गए या कुछ लोग आगे निकल गए तो अपनी एजुकेशन की वजह से निकले हैं ना। सरकार को चाहिए कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर के आए, उनको ट्रेनिंग दे, उनको कोचिंग दे, उनको कॉम्पिटेंट बनाए और इस रेस में दौड़ने के लायक बनाए। जब वो रेस में दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपनी पात्रता सिद्ध करेंगे, और जब सिद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्या वाल्मीकि समाज में क्या जज नहीं है, क्या कलेक्टर नहीं है, क्या एसपी नहीं है, क्या डीआईजी नहीं है, क्या इंजीनियर नहीं है, क्या डॉक्टर नहीं है ना? कौन है? वही तो हैं जो पढ़ लिख करके आगे आए। और जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जनसंख्या के आधार पर नौकरी थोड़ा मिलेगी। भाई मिलेगी तो जब ही ना, जब आप उस एजुकेशन को, उस क्वालिफिकेशन को आप कंप्लीट करेंगे और कंपटीशन में जब लिखित कोई परीक्षा होगी उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो उस पात्रता तक आने के लिए, और ये सच्चाई है जैसे अभी भानु प्रताप जी ने कहा कि 22.5% का कंपटीशन आपके लिए ओपन है। जब आप 22.5% के ओपन कंपटीशन को कंपीट नहीं कर पा रहे तो जब 2% में बन जाओगे जब कैसे कर लोगे?
तब भी तो नहीं कर पाओगे, लाइन तो तब भी वही रहेगी उस कंपटीशन के लिए। लेकिन सरकार ने इस अनुसूचित जाति की लगभग पूरे देश के अंदर 1200 उपजातियां हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। ये जो 1200 उपजातियां हैं, अब उनको आपस में ये भिड़ाने का काम किया है और ये वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से है। एक एग्जाम्पल की वजह से कि मान लिया 10 वैकेंसी निकलती हैं और एक वैकेंसी उसमें शेड्यूल कास्ट की है। पहले ऐसा ही तो होता रहा 75 सालों में, भाई शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी भरी जानी है, 9 जनरल से भरी जानी है या ओबीसी से भरी जानी है। अब अगर वर्गीकरण हो जाएगा और वैकेंसी कहीं सिर्फ एक है तो कैसे भरेंगे इसको? अगर वर्गीकरण कर दिया तो सिंगल वैकेंसी को कैसे भरेंगे? 2-2 साल के लिए थोड़ा ही भरेंगे, तो वहां पर दिक्कतें आएंगी नहीं आएंगी? ये तमाम तरीके की दिक्कत रिजर्वेशन को फिलफिल करने में आएगी। और जब तक ये यहां पर कट ऑफ लाइन चलती रहेगी और सुटेबिलिटी की बात चलती रहेगी, जब तक जो है ये सारी सीटें डिजर्व होती रहेंगी। ये चीजें उन लोगों को समझनी चाहिए जो लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि हमें अलग आरक्षण मिल गया। आरक्षण तो अलग मिल गया, लेकिन क्या वहां पर रिलीफ मिलेगी? कट ऑफ लाइन नहीं रहेगी। अगर वहां पर आपके मार्क्स नहीं आते तो क्या कट ऑफ लाइन के बिना भी आपको ले लिया जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए उस कट ऑफ लाइन को तो क्रॉस आपको करना है। और जब 22.5% में रह करके आप उस कट ऑफ लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए तो 2% पे आप कभी जीवन कर ही नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। ये है इसका। तो क्या आप किसमें ये मांगे कि वो जो आरक्षण है वो फिर एससी को दिया जाए या फिर आपको लग रहा है वो जनरल में चला जाएगा? नहीं, जो जाएगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले भी हम लड़ाई लड़ते थे, उसको हम जाने नहीं देते थे। हमने तो एसटी के अंदर होने वाली डी रिजर्व वैकेंसियों को भी एससी से भरवाया है। जहां पर एसटी के नहीं होते थे उनको एससी से भरवाया। लेकिन आज हालात जो बदले हुए, जिस तरीके से अलग अलग आदेश कोर्टों के आ रहे हैं, उसमें प्रशासनिक रूप से बड़ी दिक्कतें आएंगी। और देखिए, मेन बात यह है जो अभी भी डिस्कस हो रही थी कि ये आरक्षण की व्यवस्था का उपवर्गीकरण आखिर एससी के लिए ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट की नजर वहां पर क्यों नहीं गई जहां पर आज 70% से लेकर 80% लोग सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बिरादरी के एक ही जगह पर बैठे कब्जा कर रहे हैं 75 साल से? वहां वर्गीकरण क्यों नहीं? यह अपने आप में एक सवाल है। भागीदारी तो वहां भी है। और दूसरी सबसे बड़ी भागीदारी, देश के अंदर मुस्लिम समाज की जो 15% आबादी है, वो आबादी आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? वहां भी तो आप भागीदारी सुनिश्चित करें। आप वहां पर भागीदारी की बात क्यों नहीं करते? आप उनका भी तो आरक्षण दें। अगर भागीदारी ही आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उनके भी वर्गीकरण की बात करें। जहां जो चीज आपको सूट नहीं करती वहां पर आप वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, और जहां पर चीजें सूट कर रही हैं आपको, आपके वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति से और राजनीति बढ़ाने के मकसद से, वहां पर आप उसको लागू कर रहे हैं। ये एक टोटली सोतेला व्यवहार है। और ये 1 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल गैर संवैधानिक है और इसको किसी भी सूरत में माना नहीं जाएगा। इसके लिए आंदोलन होगा, सड़क का आंदोलन भी होगा, कोर्ट का आंदोलन भी, हर तरीके का आंदोलन होगा। एक चीज और मैं यहां थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं, वो भी बड़ी दिक्कत। ये आया कब है? ये सारा का सारा जो जजमेंट है, ये रिजर्व कर लिया गया शायद जनवरी फरवरी में इसको रिजर्व कर लिया गया। आया कब है? अब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के 2 महीने बाद। और कब? इस इलेक्शन में संविधान को लेकर, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए सबसे जबरदस्त तरीके से जो आवाज बुलंद की दलित समाज ने और वोट दिया, अपनी परंपरागत पार्टी को भी छोड़ के संविधान और आरक्षण बचाने के लिए वोट दिया। क्या ये वो तो नहीं है कि उसी समाज को काट के बांट के एक साइड में कर दो? कहीं ऐसी साजिश तो नहीं है? हो सकता है, इस पर भी विचार हम लोग करेंगे गहराई से। आखिर है क्या ये तमाशा? थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।